वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आए हैं और बताते चले आपको हमारे पास एक बड़ा रिज़ल्ट है और 50 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट है और वो हम आपको बताते हैं कि 50 पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो आता है। जैसे ही आता है हम आपको बताते हैं। उससे पहले गुफ्तगू का जो सिलसिला था वो जारी था। ताहिर महमूद साहब एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, शीज़ा मौजूद है और समर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी देर से जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। ये बताइएगा भट्ट साहब, अभी गुफ्तगू आपसे जारी थी इससे पहले भी, तो आप क्या समझते हैं कि अब क्योंकि रिजल्ट ज़्यादा आ गए हैं, लीड भी नौशीन इफ्तिखार की बढ़ गई है, तो दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं पीटीआई की? शुरू से ही तशवीशनाक पोजीशन हो गई है जी। ये अगर तो एंड में जाके होता कि एंड में अगर 20 के पोलिंग स्टेशन रहते होते और ये पोजीशन होती तो वहां तक तो फिर भी चले कुछ अंदाजा लगाया जा सकता था जी कि शायद अगर कोई रिजल्ट करीब मुकाबला करीब होता तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि ठीक है जीत के चांसेस है। लेकिन अब तक की जो पोजीशन है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि 50 पोलिंग स्टेशन में उनकी बढ़तरी है, तो अभी तक तो ये लग रहा है कि दिलों की धड़कनें तेज नहीं होंगी, बहुत तेज होंगी। बाकी जो पहले जो ताहिर साहब बात कर रहे थे कि हमारी कौम जो है उनको मईशत के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहा था कि उनकी बात काफी हद तक ठीक है कि आप देखें हमारी कौम को अभी भी ये तो महंगाई का रोना तो हम लोग रोते हैं, लेकिन हमने कभी बैठकर ये वर्किंग कोशिश करने की कोशिश नहीं की कि जिस महंगाई की है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मईशत को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपना जिस तरह के करंट अकाउंट का सारा कम करके लिया है, हम अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर रहे हैं, हम लोग अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने फॉरेन फंड्स बढ़ा रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपकी इकोनॉमी को बनाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का इन चीजों के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम देखें कि अगर तो बाशऊर कौम हो तो वो ये सोचे कि ठीक है जी हमारे ठीक है समर इकबाल भट्टी साहब, अभी आप की तरफ दोबारा वापस आते हैं। हमारे पास 50 पोलिंग स्टेशन का अब तक का गैर सरकारी गैर हतमी जो नतीजा है वो आ चुका है। 50 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA-75 पीटीआई के अली असजद मलही 15,525 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 13,319 वोट लेकर इस वक्त पीछे हैं। तो ये जी आपको बताते चले 50 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। पीटीआई के अली असजद मलही 15,525 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 13,319 वोट लेकर पीछे हैं। आपको एक बार फिर बताते चले 50 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम आपको बता रहे हैं। पीटीआई के अली असजद मलही 15,525 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 13,319 वोट लेकर पीछे हैं। 50 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हम आपको दिखा रहे हैं। पीटीआई के अली असजद मलही 15,525 वोट लेकर आगे हैं। जी बिल्कुल, अभी आप देख रहे थे कि नून लीग की नौशीन इफ्तिखार इस वक्त जो है वो पीछे हैं। 50 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया उसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 2000 वोट का फर्क है उनका अली मली है जो उनके साथ। तो ताहिर साहब, आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी? नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही। आपके चेहरे पर ना एक रौनक सी आ गई है। वो आती है एक रौनक ना जब इंसान। ये गुजारिश कर रहे थे कि वो 23 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो हमें बताए जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे सवाल का बल्कि आपके भी जो है तजस्सुस वो कम हो गया होगा कि ये 50 पोलिंग स्टेशन का जो मुझे पता है अभी 350 पोलिंग स्टेशन है, 50 कुछ भी नहीं है, अभी 310 बाकी हैं, 360 टोटल हैं। तो ये 50 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट आया 2000 की कोई लीड नहीं है, कोई फर्क नहीं है इतना। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बराबर है और ये जब सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स जो हैं वो इकट्ठे, ये तो 4 पोलिंग स्टेशन की मार है। अगर 500 वोट भी है तो की लीड अगर 4 पोलिंग स्टेशन से आ जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो ये
रिजल्ट्स जब 360 पोलिंग स्टेशन के आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कौन जीता है और कौन हारा है। अभी तो फिलहाल कभी वो खुश होना शुरू हो जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो हैं वो जोशो खरोश उनमें आ जाता है ये देख के कि हमारी जो है वो जीत। ताहिर महमूद साहब, अभी हम आपको अपने नाज़रीन को बताते चले कि मुआविन खुसूसी पंजाब इत्तलात फिरदौस आशिक अवान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हम उनसे ज़रा गुफ्तगू करना चाहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुआविन खुसूसी पंजाब इत्तलात फिरदौस आशिक अवान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना अच्छा आज का इलेक्शन कंडक्ट करवाया है और किसी किस्म की कोई ना हंगामे की इत्तला है ना कोई धांधली की इत्तला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे पहले भी हमने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा की थी, लेकिन चूंकि नून लीग का जो वतीरा रहा है कि उन्हें सिर्फ वो इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना नजर आता है जिसमें उनकी जीत हो, जहाँ उनकी हार होती है उसमें वो हमेशा धांधली का रोना रोते हैं। और आज भी आपने देखा कि अभी इलेक्शन शुरू हुआ था तो नौशीन ने एप्लीकेशन दे दी थी, तो ये सारा एक तरबियत ही नहीं है इनकी कि ये हार को कबूल करें। तो जो हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां थी वो हमने पूरी कर दी है। बाकी अब अवाम का फैसला है, अवाम ने अगर इस गले सड़े सिस्टम के साथ ही जीना है तो अवाम की हम सोच नहीं बदल सकते, और अगर उन्होंने तब्दीली के साथ आना है तो यकीनन आज उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के नजरिए को वोट दिया और सपोर्ट किया होगा। नताइज के बाद ही हतमी हम देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की सोच जो है किस हद तक आजाद हुई है और किस हद तक वो एक तब्दीली के सफर में हमारे हम सफर बने हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने आज बड़ा अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नुक्ता उठाया कि तकरीबन एक हफ्ते से मुख्तलिफ जो MPs है वो वहां पर मौजूद है और आज भी वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नजर आए, हम भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या कहेंगी कि ये क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि इन लोगों को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से या आसपास रहने से रोका जाए? ये तो कानून की खुली खिलाफवर्जी है। फिरदौस साहब, आपको आवाज आ रही है? कट कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे साथ मौजूद थी मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान। उनका कहना था कि उन्होंने कोशिश की और अपनी जिम्मेदारी जो थी आईनी उसको ऐसे तरीके से पूरा किया। और ठीक है नाज़रीन, अभी शिजा आपने सुना कि जिस तरह से फिरदौस आशिक अवान आज मेट्रो टाइम न्यूज़ से खुसूसी उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अपनी आईनी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी करने की पूरी कोशिश की है। और नौशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन शुरू होते ही, ठीक है ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ताहिर महमूद साहब। ताहिर महमूद साहब से पूछते हैं, समर इकबाल भट्टी साहब है उनसे पूछते हैं कि वो अभी गुफ्तगू सुन रहे थे फिरदौस आशिक अवान की, मेट्रो टाइम न्यूज़ से खुसूसी वो गुफ्तगू कर रही थी। ताहिर महमूद साहब, आप क्या कहेंगे फिरदौस आशिक अवान का मेट्रो टाइम न्यूज़ से गुफ्तगू करना और फिर अपनी जो आज के इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहेंगे? जी इमरान साहब, देखें गुजारिश ये है कि उन्होंने भी वही बात की जो मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था कि अगर अवाम इस गले सड़े निज़ाम के साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो ठीक है, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं है और इस पर किसी को एतराज़ नहीं है। ये तो हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी मर्ज़ी है। और अगर अवाम तब्दीली चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों तो बिल्कुल डेफिनेटली उन्हें कोई ना कोई ऐसा डिसीजन, कोई ऐसा स्टेप जो है उन्हें उठाना पड़ेगा जिसमें उनको एक तल्ख फैसला और एक कड़वा। लेकिन ताहिर साहब, अवाम इस चीज़ का शऊर किस तरह बेदार किया जाए? तालीम से देखें, तालीम से शऊर, 3 बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है जी, जिसमें सबसे पहले तालीम है, उसके बाद सेहत है और उसके बाद जो है ये अवाम की जो है ये बेरोज़गारी है या रोज़गार है। ये 3 मेन मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे मुल्क की वो दूर हो जाएं
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तरक्की की राहों पे गामजन हो जाएंगे। ना तो तालीम दी जा रही है, ना सेहत की सहूलतों के बारे में कोई इतना ख़ास तवज्जो दी जा रही है, ना कोई हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। आप देखें, आप छोटे से छोटे मर्ज़ के इलाज के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, मुल्क से बाहर लोग जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इन 3 चीज़ों पे तवज्जो दी जाए तो अवाम में शऊर, तालीम ऐसी चीज़ है जो शऊर को डेवलप करती है। अभी हम कुछ देर पहले यही बात कर रहे थे कि जिस बंदे को पता ही नहीं है जीडीपी होती क्या है, उसने क्या करना है, उसने कहना है जी मुझे क्या पता है जीडीपी क्या होती है भाई, मुझे तो ये पता है मेरी 800-900 रुपया दिहाड़ी है, मेरा उसमें गुजारा नहीं हो रहा है भाई, मेरी ठीक है, बीवी है, बच्चे, ठीक सारा है, ठीक है। सिस्टम। समर इकबाल भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फिरदौस आशिक अवान साहबा की, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, उनका अपने तौर पे जो गवर्नमेंट का जो लास्ट जो इलेक्शन हुआ इसी हल्के के अंदर, उसमें तो जो भी हुआ, जो बेज़ाब्तियां हुई, वो अभी तक भी बेशक तय नहीं हो सकी कि उसमें ज्यादातर जो जितनी भी वहाँ पे कोई फसादात हुए, लड़ाई झगड़े हुए, हंगामा आराई हुई, वो उसका जिम्मेदार कौन था। लेकिन अब इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है उसमें तो अभी तक जितने इंतजाम किए गए हैं वो बाकी उनकी तारीफ के काबिल है। तो ये तो अच्छा स्टेप लिया गया उनकी तरफ से। बाकी जो ताहिर साहब आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है, आपने जो 3 चीजों की बात की वो हमारी, लेकिन समर भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा अभी आपने 50 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सुना होगा जिसमें अली हजरत मली तकरीबन 2000 वोट लेकर आगे हैं। इससे थोड़ी देर पहले थोड़ा घबरा रहे थे ताहिर साहब, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर चुके थे कि नौशीन इफ्तिखार जो है वो हार जाएंगी। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने आपको ये बताया था कि जिन हलकों में, जिन पोलिंग स्टेशंस में मल्ली साहब की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वहां से जब रिजल्ट आएगा वो आपने कहा था। लेकिन समर भट्टी साहब से सुन लेते। समर भाई क्या कहेंगे? घबरा रहे थे थोड़ी देर पहले, अब थोड़ा चेहरे पे जो मुस्कान है वो ज्यादा शुरू हो गई है। लेकिन वो तो जब तक आखिरी हल्के के नताइज भी नहीं आ जाते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब आप कह रहे हैं कभी खुशी कभी गम रहेगा इनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे जब तक पूरे नताइज नहीं आ जाते तब तक ये पोजीशन रहेगी, क्योंकि बहुत कांटेदार मुकाबला है। और अभी इसमें अभी तो 50 हल्कों का आया है, अभी तो पोलिंग स्टेशन का नताइज आया है, अभी तो 310 पोलिंग स्टेशन बाकी हैं। ये मामला अभी जैसे आप कह रहे हैं अभी कभी खुशी कभी गम वाले मामला रहेंगे, तो ताहिर साहब थोड़ा सा दिल को संभाल के बैठे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जी जरूर भट्टी साहब, बड़ा संभाला हुआ दिल को जी। भट्टी साहब 3 साल से संभाल के बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ निकल नहीं रहा, इसलिए डर लग रहा है कि पता नहीं होना क्या है। चले आप, अगर आपकी बात एक दफा मान लेते हैं, हम कहते हैं कि चले इसमें ये सीट जो है ये भी गवर्नमेंट को चली जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि जो चीज अगर 3 साल में कोई तब्दीली नहीं आई तो इस एक हल्के इसकी सीट के साथ आ जाएगी तब्दीली? देखें, गुजारिश ये है कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो सीट जीत जाती है, मल्ली साहब को भी बड़ी देर हो गई है असम्बलियों में आए हुए, 2002 में वो इलेक्शन जीते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की टिकट से, और 18-19 साल हो गए हैं उनकी ये दूरी, उनकी बेकरारी, इसका अंदाजा तो सबको हो जाना चाहिए कि वो असम्बलियों से कब से दूर हैं। तो गुजारिश ये है कि हो सकता है उस हल्के के जो लोग हैं, अवाम हैं, देखें हम ही अवाम हैं, हमारा हल्का कोई भी हो, ये मुल्क हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, हम हर हल्के में मौजूद हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां से जीत जाता है तो हो सकता है हल्के के अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं या मजीद बढ़ जाएं। ये तो डिपेंड करता है मल्ली साहब पे, अगर वो जीते हैं, या मुहतरमा सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा पे। भट्टी साहब आपने कभी विजिट किया डस्के का? नहीं, मेरा बस गुजर हुआ है वहां से, लेकिन तफसीली तौर पे मतलब बाकायदा तौर पे नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि आप एक दफा जरूर जाएं। अच्छा। और जरा वापसी पे आके फिर आप प्रोग्राम में लेंगे तो आप बताइएगा कि आप ठीक ठाक वापस आए हैं, कोई आपकी हड्डी पसली कहीं इधर उधर तो नहीं हुई। आप डस्का की बात कर रहे हैं, जिस तरह थोड़ी देर पहले ताहिर साहब ने खुद एक्नॉलेज किया है इस चीज को, आप लाहौर के अंदर बेशुमार इस तरह के एरियाज हैं कि जहाँ पे आप जाके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे कितनी ज्यादा मतलब तरक्याती कामों की जरूरत है, कि वहाँ पे गलियों में सीवरेज निजाम को जाके देखें आपके, वहाँ पे आवाम बेचारी, उनको पता है कि वहाँ पे मैं ताहिर साहब की बात सुन रहा था, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तो ताहिर साहब कह रहे थे कि पिछले 3 सालों में भी कोई काम नहीं हुआ, और ये जिम्मेदारी थी तहरीक इंसाफ की। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी तो तब होती ना कि अगर वहाँ नून लीग का बंदा ना होता और पीटीआई का बंदा होता तो वो काम ना करवाता। वहाँ तो एमएनए तो रहे, एमपीए भी और एमएनए भी दोनों ही वो जो थे वो नून लीग के थे। तो अगर पीटीआई के मली होते, आज हमने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर और होते तो शायद ये जो आपको रोड्स नजर आ रहे हैं जहाँ से आप बड़ी मुश्किल से गुजरे, मुझे ऐसे लगा शायद
1947 में जब हिजरत की होगी लोगों ने, तो उनके निशान आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या लगता है आपको भट्टी साहब, ये आपने ठीक बात की थी कि ये जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की है? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तो मौजूदा हुकूमत की है, लेकिन इसमें जो एक ये तसव्वुर बना हुआ है ना कि अगर तो हुकूमत वाला जो कैंडिडेट है वो अगर जीत जाएगा फिर वहां पे काम होंगे, अगर अपोजिशन जीतेगा तो फिर नहीं होगा, ये भी एक गलत तस्वीर है। देखिए, जब एक गवर्नमेंट पूरी रियासत को चला रही होती है तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है वो ये नहीं होती कि जी जिस जिस जगह पे उसके अपने कैंडिडेट जीते हुए हैं वहां पर तो वो तरक्याती काम करवाएंगे, लेकिन जहाँ पे अपोजिशन के कोई कैंडिडेट जीते हुए हैं तो वहां पर नहीं करवाएंगे। बल्कि अगर वो अपोजिशन के हल्के के अंदर अगर गवर्नमेंट काम करवाएगी तो उसका और ज्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि जी लोग ये कहते हैं कि जी देखें जी यहाँ पे उनका अपना कैंडिडेट जीता हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अवाम का ख्याल किया। बट आपने तो बात कर ली, ताहिर साहब आप क्या कहेंगे? आपने कुछ गुफ्तगू की थी इस तरह की, वो हम सुन रहे थे कि आपने कहा कि ये होनी चाहिए थे काम, लेकिन जब बंदा ही वहां पर नून लीग का है, पीटीए का है ही नहीं, तो क्या आउट ऑफ द वे जाके वो काम करवा दें? सर गुजारिश ये है कि आप थोड़ा पीछे चले जाएं बैकग्राउंड में, आप उन तकरीर को सुने, उन तकरीर पे गौर करें जिनमें खान साहब का ये फरमाना था कि किसी मुल्क की तरक्की का जो है वो सबसे बड़ा जरिया ये है कि जो पैसा है उसको निचली सतह तक मुंतकिल किया जाए, यानी कि बल्दियाती निज़ाम को फाल किया जाए और पैसा जो है वो यूनियन काउंसिल की हद तक चेयरमैन या नाज़म जो भी है वहां तक पहुंचे और वो उससे लोग पूछ भी सकें। दो 4 5 6 गलियों का चेयरमैन होता है वो। तो गुजारिश ये है कि मेरी अर्ज सुन लें जरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आते ही बल्दियाती निज़ाम ही मुअत्तल कर दिया। इन्होंने क्या तरक्की करवानी थी, इन्होंने क्या काम करवाने थे, इन्होंने क्या पैसा निचली सतह, मुझे ना एक बात सुन ली, मैंने सुन ली, मैं समझ गया। जो निजाम है ना, मुझे बताएं कि क्या 50 किलोमीटर लंबा रोड को यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनवा सकता है? उसके बाद का बजट है। बात करते हैं, आप भट्टी साहब से पूछें, कमर मिशानी जाते हुए रोड जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर रोड टूटा हुआ है। यूनियन काउंसिल के बनने के बाद बजट नहीं होता। सरगोदा से आप आगे जाएं कमर मिशानी की तरफ, खान साहब का अपना एरिया है। यूनियन काउंसिल का नहीं बजट उतना होता, वो तो गलियां बनवा ले, नाले बनवा ले, खंबे लगवा ले, यही होता है। बड़े रोड बनवाना तो एमएनए एमपीएस का काम है ना। मेरी गुजारिश सुन लें, खान साहब का अपना हल्का जहां से वो इलेक्शन जीते हैं, सबसे पहले एमएनए भी वहां से वो बने, मियां वाली से रोड टूटा हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब ये पिछले दिनों जब खान साहब आवाम से टेलीफोनिक राब्ते में थे तो एक साहब की कॉल आई, उसने अर्ज की जनाब तलागंग मियाँ वाली जो रोड है ना, तलागंग चकवाल रोड गालबन या मियाँ वाली रोड था, इसको तो तामीर करवा दें। तो खान साहब ने कहा कि यार मेरा खुद इस रोड पे एक्सीडेंट होने वाला था और मुझे अल्लाह ने बचाया है, तो करते हैं इसके बारे में कुछ, अभी डेवलपमेंट के काम शुरू होने वाले हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो सड़कें हैं इनकी तो देखें ना, वो जगह वो जहाँ पे जिस बंदे की कॉल मिल जाए, वज़ीर आज़म से बात हो जाए, वो क्या इशू लेके सामने आ रहा है कि यार खुदारा वो सड़क सही करवा दें, वो रोड सही करवा दें। तो देखें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए इन्हें। आप गलियों और मोहल्लों की बात करते हैं, ये जब तक ये बल्दियाती निज़ाम बेहतर नहीं होगा, ये निचली सतह तक पैसा नहीं आएगा। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम भी इन्होंने, मुझे बताएं टाइगर फोर्स क्या कर रही है इनकी, क्या किया टाइगर फोर्स ने, क्या रोक लिया उन्होंने? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद कुछ अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी हम कुछ तज्जिया लेंगे समर इकबाल भट्टी साहब से और ताहिर महमूद साहब से। ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये टाइगर फोर्स जो है ये इनके गले का हार बनने वाली है, ये दर्द सर बन जाएगी हुकूमत के लिए। टाइगर गले का हार या गले की हड्डी? ये हड्डी समझ लें, हार समझ लें, इसको सर दर्द समझ लें, तो अच्छा होता है, जो मर्जी समझ लें। ये एक कुछ हार ऐसे होते हैं जो दिखने में खूबसूरत लगते हैं, तो लेकिन उनके हार होते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं, उसको पता होता है। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है।
वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आए हैं और आपको बताते चले कि NA 75 डस्का का कांटेदार मुकाबला जो इस वक्त जारी है। 50 पोलिंग स्टेशन के पास जो है वो रिजल्ट जो था वो रुक चुका था। अभी हम आपको बताते हैं कि 75 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो गैर सरकारी और गैर हतमी हमारे पास आने वाला है। जैसे ही 55 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे पास पहुंचता है, हम आपको बताते हैं कि 55 पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त कौन आगे है और कौन पीछे है। बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि NA 75 डस्का से 55 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है और इस वक्त PTI के अली असद मलही जो है वो 17,166 वोट लेकर आगे है और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट लेकर पीछे है। आपको एक मतलब फिर बताते चले कि NA 75 डस्का 55 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। आपको बताते चले NA 75 डस्का 55 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। PTI के अली असद मलही 17,166 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट लेकर पीछे हैं। आपको बताते चले NA 75 डस्का में 55 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। PTI के अली असद मलही 17,166 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट लेकर पीछे हैं। आपको एक बार फिर बताते चले NA 75 डस्का में 55 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। PTI के अली असद मलही 17,166 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 14,555 वोट लेकर पीछे हैं। तो चलते हैं बिल्कुल जी चलते हैं ताहिर महमूद की जानिब। ताहिर साहब, शहबाज गिल की तरफ से तो ये मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत भी जाए डस्का से तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या लग रहा है कि शहबाज गिल को कि वो जीतेंगे या वो नहीं जीतेंगे? मुस्लिम लीग नून के जीतने से उन्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन तो हो चुका है। गवर्नमेंट तो रहेगी उनकी, सेनेट का इलेक्शन भी हो चुका है, सेनेटर भी उनके हैं, सेनेट का चेयरमैन भी उनका है। अब तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो फिक्र करें। मैं गुजारिश ये करता चलूँ, अर्ज़ में ये करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। इमरान खान को इमरान खान से ही ख़तरा है।
ठीक है जी। कैसे? ये अपना ये देखे ना, ये दूसरा ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, एक बंदे ने अपनी पावर शो कर दी, 22 MPAs और 8 MNAs को लेके वो बंदा कोर्ट में पहुंच गया जनाब, उसने अपनी पावर शो की है। अब ये क्या करेंगे? अच्छा, क्या पावर शो कर दी उन्होंने? पावर शो 22 MPA, जिसके पंजाब की गवर्नमेंट तो गई आपकी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जहांगीर तरीन जैसा एक ऐसा बंदा जिसने पार्टी खुद खड़ी की हो और वो उन बंदों को इमरान खान के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा? आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्ली के पांव जलते हैं तो अपने बच्चे पांव के नीचे ले लेती है। अगर जलने होते ना तो अब तक जल चुके होते। नहीं है कोई भी, अगर बच्चे नीचे लेने होते तो अब तक ले चुके होते, वो साथ लेके ना घूम रहा होता। कोई हरफे आखिर नहीं है चीज, कुछ भी हो सकता है, ये उनकी फिक्र करें, ठीक है। वो जब कह रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो चंद लोग अच्छा हैं। चले ये छोड़ दे, मुझे ये बताएं, समर भट्टी साहब आप सुन रहे हैं मुझे? जी जी। समर भट्टी साहब ये बताएं, इन्होंने कहा कि जो जहांगीर तरीन है उनको जो है उनके साथ 27 बंदे हैं। मैं इस बात को गुजारिश सुन ले, मैं मेरी पहले सवाल सुन ले, पहले सवाल तो सुन ले। क्या अलीम खान को भी तो सामने ला के अपोजिशन को दिखाया जा सकता था कि भाई ए साडा बंदा है, असी दे पर्चे कराए ने, एनू असी अंदर करन लगे हैं, हुण दसो। क्योंकि वो प्रेशर अलीम खान बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो ये काम जरूर कर जाते, लेकिन जहांगीर तरीन के ऊपर ये पर्चे करवा कर ये काम किया गया। क्यों? कि लोगों को पता है कि जहांगीर तरीन कभी भी इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो चाहे वो केसेस का सामना उन्हें मुश्किल से करना पड़े। आप इस बात से कितने मुत्तफिक हैं? नहीं इमरान भाई, देखिए अगर ऐसा होता कि ये अगर कोई एक प्री प्लान कोई बात चल रही होती और जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ ये बताना होता कि अलीम खान साहब प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये कर सकते हैं, तो जहांगीर तरीन साहब कभी भी ये जिस तरह इन्होंने पावर शो दिखाया 29 बंदों को कभी भी नहीं दिखाना था, ये कभी भी ना करते। तो आपको असल स्टोरी पता कैसे चलेगी? देखिए दूसरी पार्टी इतनी बच्ची नहीं है कि आप एक पर्चा करवाएं, उसकी जमानत हो जाए। ये पहले हो चुका है, ये एक प्रैक्टिस पहले हुई है। आपने सप्तान जो वजीर जंगलात थे उनके ऊपर पर्चा करवाया, उन्होंने जमानत करवा ली नैब से। उसके बाद आपने अलीम खान को अंदर कराया, उन्होंने भी जमानत करवा ली। पोजीशन है तो ये कह रहा था कि ये नूरा कुश्ती है। अब एक असल स्टोरी सामने आई है जिसको नून लीग ने अब एक्सेप्ट किया है कि आज एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन का सामना पीटीआई को अपनी गवर्नमेंट से है। तो आप क्या समझते हैं कि अब तो कायल हो जाना चाहिए कि इमरान खान ने जो काम शुरू किया था करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का, वो उसमें किसी हद तक क्या बहुत हद तक कामयाब हुए? उन्होंने ना गैरों को छोड़ा ना अपनों को छोड़ा। जी बिल्कुल, इसमें देखें उन्होंने अब जो शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ एक जहांगीर तरीन का नाम तो नहीं था ना, उसमें बाकी भी बहुत सारे नाम है और बहुत बड़े बड़े नाम है। लेकिन अगर उन्होंने आगाज ही घर से किया है तो ये एक बताने की कोशिश है कि जी खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि बेशक उनकी अपनी ही पार्टी के जहांगीर तरीन साहब को तो अपोजिशन यहाँ तक कहती रही है कि जी ये तहरीक इंसाफ का ATM है कि अगर आज ATM के 14 अकाउंट भी बंद हो गए सर। 14 अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया ATM के। आज पता है 14 नहीं 30 के लगभग है सर। आज की खबर है कि 14 अकाउंट उनके, एक उनकी वाइफ का और बाकी उनके बेटे के अकाउंट बंद किए गए। जी बिल्कुल, अभी इसके अलावा इस रिपोर्ट में और बहुत कुछ हो सकता है। आप देखो कि चीनी के रेट इस वक्त जो पूरी मार्केट के अंदर जो एक महंगाई का जो शोर मचा हुआ है और चीनी के रेट कंट्रोल ना होने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जाती है वो जहांगीर तरीन बताए जाते हैं। वो इस वजह से बताए जाते हैं कि जी इस पूरे मामले को अगर आप शुरू से देखें तो जब पिछले साल की जब क्रशिंग हुई तो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक लायामल बनाया। उन्होंने कहा जी कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करने का एक तरीकेकार ये रखा जाए कि हम लोग जितने भी शुगर इंडस्ट्री है, आपको पता है कि हमारी शुगर इंडस्ट्री तो कैलकुलेटेड की है, कोई 80-85 शुगर मिल्स हैं जो प्रोडक्शन करती हैं शुगर की। तो इनके साथ सबके साथ एक मीटिंग की गई और इनसे पूछा गया कि जी आपकी पूरे साल के लिए कितनी प्रोडक्शन है आपके पास, वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती। उस रिपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट को ये बताया गया कि जी आप लेट्स सपोज अगर हमारे मुल्क की पूरी जो जरूरत है वो अगर 100 टन की है तो ये बताया गया कि जी हमारे पास 150 टन चीनी इस वक्त मौजूद है। हम लोग अगर चाहें तो ऊपर वाला जो 50 टन है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब वो जो एक्सपोर्ट होनी थी, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का जो रेट है वो पाकिस्तान के रेट की निस्बत बहुत कम होता है। तो अगर हमने वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में उसको अगर बेचना था
तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी। एक तो ये नुकसान उठाना पड़ा, दूसरा ये नुकसान उठाना पड़ा कि जब वो ऊपर वाली 50 टन हमने एक्सपोर्ट कर ली तो अच्छा, हम आपको अभी यहाँ पर एक भट्टी साहब आपको प्लीज एक भट्टी साहब आपसे भी दोबारा से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अली असगर मंडा साहब, साबिक MP हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में उनका शुमार होता है। अभी उनसे गुफ्तगू करते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अली असगर मंडा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अली असगर मंडा साहब, NA 75 डस्का का इलेक्शन और 55 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। नौशीन इफ्तिखार तकरीबन 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे है। आप किस तरह से देख रहे हैं आज के इस इलेक्शन को? अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें अल्लाह के घर में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दस्का के इलेक्शन में कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है। तो ये मेरा ख्याल है कि अब आवाम को पता चल चुका है कि कौन बंदा पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ मुखलस है, किन लोगों ने इस मुल्क की जो कौमी दौलत है उसको लूटा है, और कौन सा ऐसा शख्स है जो इस मुल्क को सही सिमत पर लेके जाना चाहता है, और कौन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 35 साल तक अपना इस मुल्क को लूटा, इसके वसाइल को लूटा और मुल्क को गिरवी रख दिया। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि गिरवी रख दिया, आपकी इस इलेक्शन में ड्यूटी लगी, आपको जाना पड़ा डस्का? नहीं, मेरी कोई ड्यूटी नहीं लगी। मैं इस वक्त अपने हल्के शरकपुर शरीफ के इलाके में एक जनाजे में मौजूद हूँ। ठीक है। तो अच्छा अब ये बताइएगा कि आज इस तरह से मीडिया पे व्हाट्सएप, मैं अपना यूट्यूब पे जो आप दे रहे हैं, जो जिस तरह सोशल मीडिया पे अपलोड हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये मेरा सवाल ले लीजिएगा। सवाल ये है कि जिस तरह से तीसरी बार, पहले तो एक आम इंतखाबात में यहाँ इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए, और अब यहाँ पर वो इलेक्शन हो रहा है जिसको कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिया था और दोबारा से इलेक्शन का कहा था। आपको लगता है कि आज का जो इलेक्शन है अब किसी भी पार्टी को इतराज नहीं रहेगा कि यार धांधली हुई थी, आरओज गायब हो गए, रिजल्ट नहीं पहुंचा? आप मुतमईन हैं आज के इस रिजल्ट इलेक्शन के कंडक्ट होने पर? देखिए, ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान आइन के ज़ेर तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की सरबराही में हो रहा है। हमने तो पहले भी इस रिजल्ट को कबूल किया था। ये जो पहले ही धांधली माफिया है, ये जो नून लीग के लोग हैं, ये पहले ही धांधली इन्होंने करने की कोशिश की। जब ये नाकाम हुए हैं तो इन्होंने चोर बचाए शोर वाली बात कर दी। आज भी ये जो कैंडिडेट साहब मैडम नशीन साहब है, आज भी सुबह से ही शोर बचा रही हैं कि ये धांधली हो रही है। मेरा ख्याल है उनको अब इलेक्शन डे पे, इलेक्शन पोल्स पे जो पीपल्स का जो ट्रेंड था उसको देखकर उन्होंने वक्त से पहले शोर मचाना शुरू कर दिया। अली असगर मंडा साहब, अगर आज PTI नहीं जीती तो क्या आप अपनी हार जो है वो खुले दिल से तस्लीम करेंगे? देखिए, जो अवाम का फैसला है वो हम समझते हैं कि उसको हम खुंदा पेशानी से और बड़े खुले दिल से हम कबूल करेंगे। ये तो हल्के की अवाम की राय है ना, जो भी वो राय देंगे हम उसको पहले भी हमने उसको दिल की गहराई से कबूल किया है, अब भी हम उसको बड़े खुले दिल से उसको कबूल करेंगे। अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी तो हम इस इलाके की खिदमत करेंगे। और हमारा नुमाइंदा जो है अली असगर मली साहब, वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है और एक साबका एक पार्लियामेंटेरियन है। मैं समझता हूँ उसकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो एक पढ़ा लिखा एक लायर है, एक अपना एक माटो रखता है, और दूसरी तरफ जो है जो उनकी फैमिली की वजूद है वो सारे पाकिस्तान के सामने है। अच्छा अली असगर साहब, ये बताइएगा कि आपने इस दफा जो इलेक्शन लड़ा NA में, वो खासा मुश्किल इलेक्शन था। हमेशा से ये इतराज रहा, अभी भी बात यही हो रही है कि डस्का में तरक्याती काम 15 साल से नून लीग ने नहीं करवाए, सड़कें टूटी ऐसी की ऐसे पड़ी हैं। आप तकरीबन 2 दफा नून लीग की टिकट पर MPA रहे इस रोड से, शरकपुर रोड से, जो आपका हल्का लगता है। अभी तक सुना है कि 30 साल हो गए शरकपुर शरीफ का जो रोड है सगिया बाईपास से लेकर फैजपुर इंटरचेंज तक वो नहीं बना। कोई आपके पास कोई इत्तला है कि वो कब तक बन जाएगा?
पहले तो अपनी ये अपना मालूमात जो है वो बड़ी मैं अदब से अर्ज करूंगा। बिल्कुल आप बताएं, हम ठीक कर लेते हैं। 2007-8 का जो इलेक्शन था वो PMLN के टिकट से लड़ा था, और 2013 का इलेक्शन अल्लाह ताला के फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर मैंने ठीक है सर, हम अपनी करेक्शन कर लेते हैं। और PMLN के कैंडिडेट को अल्लाह ताला ने वो पेशकश दिलवाई थी। ठीक है, मेरा सवाल जो था वो प्लीज बता दीजिएगा, कब तक सड़क बन जाएगी? 2013 में ही मतलब है कि PMLN से छोड़ दिया था। ठीक है ठीक है सर। तो में जो रिजल्ट था मैं जब मेरे पास नुमाइंदगी थी तो मैंने ये कुछ 2 अरब के करीब 2 अरब मालियत की जो है वो एक ड्यूल कैरेज फैजपुर इंटरचेंज से लेके रेहान वाला मंडी फैजाबाद तक मैंने ड्यूल कैरेज तमीर करवाई है। ठीक है, इससे पीछे और ये जो है ये रोड जो है 2017 में, ठीक है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुआ था तो मैंने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह के फजल से बिल्कुल हमें याद आ गया। अब ये बता दीजिएगा मेरा जल्दी, वक्त कम है, एक सड़क बनेगी कब, बन सकती है या नहीं? फैजपुर इंटरचेंज से बेगम तो कोर्ट तक सड़क बनाने की खबर दे रहे हैं आप? ये परसों इसका टेंडर होता है। टेंडर हो गया है? टेंडर हो गया है, ओके, हो गया जी। ठीक है। ये सदिया चौक जो फूलों वाली मार्केट है वहां से लेके ये फैजपुर तक है। अच्छा, कितने में हुआ सर ये टेंडर? लेके बेगमपुर तक है वो अभी ठेका नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, उससे आगे का टेंडर कितने में हुआ वो बताइए जरा। जी सर, कितने में टेंडर हुआ? अभी भी टेंडर बता रहे थे कि हो चुका है। 21 लाख 21 आवाज नहीं आ रही। वो आपको पता है कॉन्फिडेंशियल उनकी। चले, हम इसके लिए आपसे खुसूसी वक्त लेंगे, आपके पास आएंगे और आपसे तफसीली बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिले को जारी रखेंगे मुस्तकबिल में भी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी इलेक्शन ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। खबर यहाँ पर एक बड़ी आई है कि 2 दिन पहले सगियापुर इंटरचेंज से लेकर और फैजपुर इंटरचेंज का जो एक रोड था जिसकी बहुत बुरी हालत थी, ये खबर दी है बावसूख जराए से अली असगर मंडा साहब ने कि उसका टेंडर हो चुका है। वहां रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये हम बात करेंगे तार महमूद साहब से, समर इकबाल भट्टी साहब, दोनों से पूछेंगे कि इस खबर के बाद वो क्या कहते हैं।
वजीर आजम पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। हुकूमत Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. को किसी प्रोफेशनल कोच की जरूरत होती है तो क्या होता है, एक ऐसे करके जंप लगता है जैसे यूनुस खान का जंप। प्रोग्राम खेल विद इमरान सुहेल देखिए पीर से जुमेरात दोपहर 5:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। Quaid-e-Azam Tourist Lodge, Barsala, located at the banks of Jhelum River and built in the Hindu Dogra dynasty. It was known as the Dak Bungalow before Muhammad Ali Jinnah stayed here in July 1944. वेलकम बैक नाज़रीन। 10 का इलेक्शन के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद थे जिनके साथ हमने 10 का इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू की और हमने आपको बताया कि जो बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है डस्का में नौशीन इफ्तिखार और अली असजद मलही के दरमियान बहुत कांटे का मुकाबला है और कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो बिल्कुल कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स हैं, हम आपको वो बताते हैं और उसके बाद मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मेंबर पंजाब असेंबली भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कुछ रिजल्ट्स हैं। NA 75 से पोलिंग स्टेशन नंबर है 97, यहाँ से एक नतीजा आया है, गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है ये। 241 वोट यहाँ पर लिए हैं असजद मलही ने और यहाँ पर अगर नौशीन इफ्तिखार की बात करें तो 176 वोट उन्होंने लिए हैं, वो दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर अगर बात करें
पोलिंग स्टेशन नंबर 73 की, और यहाँ पर भी 178 वोट लेकर असजद मली जो है वो आगे हैं। और अगर 74 नंबर पोलिंग स्टेशन की बात करें तो असजद मली यहाँ पर भी आगे हैं, 280 उन्होंने वोट लिए हैं। नौशीन इफ्तिखार ने यहाँ से 241 वोट लिए हैं। और अगर बात करें पोलिंग स्टेशन नंबर 183 की, 151 पोलिंग स्टेशन नंबर है, यहाँ पर 183 वोट लिए हैं अली असजद मली ने, और 166 वोट लिए हैं नौशीन इफ्तिखार ने। और ये यहाँ अब तक का हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अगर स्क्रीन पर आप देख सके तो अब तक के जो मजमूई नताज हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन है उनके 55 पोलिंग स्टेशन के नताज पहुँच चुके हैं। 14,555 जो है वोट जो अब तक दूसरे नंबर पर लेकर नौशीन इफ्तिखार हैं। और अगर पहले नंबर की बात करें तो 17,166 वोट जो है वो लेकर पहले नंबर पर अली असजद मली हैं। और यहाँ पर हमने आपको जो मजीद बिल्कुल अभी बात हो रही थी तार साहब जी अली असगर मंडा साहब से, वो कह रहे थे मैं तो नहीं गया डस्का, तो नून लीग को क्या पड़ी है कि इतने लोगों को वहां लेकर जाने की, वहां से लेकर आने की, पूरी फौज जो है वो वहां पर लगी हुई है। देखें इमरान भाई, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे, कोई हो गई होगी उनकी मुलाकात, कोई वहाँ पे चक्कर लग गया होगा, बस वो बात निकलती निकलती कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, या प्री प्लान भी हो सकता है कि वो सारे इकट्ठे होके गए हों। लेकिन ये है कि इस चीज़ को अगर उन्होंने कोई अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब नहीं किया, किसी चीज़ में दखल अंदाजी नहीं की, कोई आप कहते मिलते मिलाते पहुँच गए, मिलते मिलाते पहुँच गए यही कह सकते हैं आप। तो वैसे तो कोरोना की वजह से तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, मतलब इतना सख्त माहौल ख़राब है, पाबंदियाँ इतनी सख्त है कि MNA MP तो घर से नहीं निकल रहे। तो सर तो ये मिलते मिलाते कैसे पहुँच? पाबंदियाँ होती तो ये इलेक्शन ही ना होता। मैंने गुजारिश ये अर्ज की थी, कोई धुंध शुंध की इतला तो नहीं आज? सर शुक्र करें अल्लाह का कि आज धुंध नहीं थी, और ये प्रेसिडिंग अफसरान जो हैं वो भी रास्ता नहीं, मुझे लगता है आज तो स्पेशल हेलीकॉप्टर्स और पूरा प्रोटोकॉल भी मिला होगा आज। तो आज के जो आरओज हैं वो तो बड़ा एक प्राउड फील कर रहे होंगे कि आज प्रोटोकॉल के साथ उन्हें सारी जगह पे लेके जाया जा रहा है। प्रोटोकॉल नेट के सिग्नल भी ठीक आ रहे होंगे, सिग्नल ठीक थे, उनका इंटरनेट पे उनका राब्ता था, बल्कि अब तो सुना है कोई फोन शोन भी नए सेलुलर फोन भी दिए, फोटो फॉर्म 45 की गालबन फोटो लेके वो पाबंद थे। आज रिजल्ट ठीक है। अभी ब्रेक पर चलते हैं। हमारे पास दो प्रोग्राम है आज। हमारे दो एंकर्स नताशा रहमान और सबिया बुखारी दोनों आज वहां पर ही मौजूद हैं। उन्होंने दो प्रोग्राम वहां पर किए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से नताशा रहमान ने एक प्रोग्राम किया है, और सबिया बुखारी जो हमारी एंकर पर्सन है उन्होंने भी अपना प्रोग्राम वहां पर किया, रियल टॉक। वो दोनों प्रोग्राम अब ऑन एयर करने लगे हैं। हमारे नाज़रीन वो प्रोग्राम देखे और आपको रियल शक्ल दिखाते हैं हल्के की, लोग क्या कहते हैं और इलेक्शन किस तरह से हुआ है। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और 9 बजे हम आपके पास आएंगे। बहुत सारे रिजल्ट होंगे, बड़ी एक वाज़ी और क्लियर पिक्चर होगी जब हम आपको बताएंगे कि अली असजद मली कहाँ खड़े हैं और नौशीन इफ्तिखार कहाँ खड़ी हैं, कौन हंस रहा है और कौन थोड़ा उदास है। इन दोनों की शक्लें आपको दिखाएंगे, और एक शक्ल और भी है तार महमूद साहब की, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह की है। ब्रेक पर जाते हैं।